9 अक्टूबर 1964 की शाम 9 अक्टूबर 1964 की शाम गुरुदत्त का मुंबई वाला घर जो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, शाम में उनके पास अबरार अलवी आते हैं क्योंकि फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के पटकथा लेखक अबरार अलवी थे। दोनों के बीच में बातचीत होती है। अबरार अलवी को लगता है कि गुरुदत्त काफ़ी परेशान से हैं। मित्रों नमस्कार। 9 अक्टूबर 1964 की रात और अगले दिन 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त साहब की मृत्यु हो जाती है। गुरुदत्त एक ऐसा नाम जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जिनका नाम आकाशीय नक्षत्र की तरह है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में तो वो चले ही गए और जितनी उन्होंने फिल्में बनाई वो सभी आज के डेट में भी प्रासंगिक हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कम समय में वो बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते थे। मित्रों आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा 9 अक्टूबर 1964 की शाम आखिर हुआ क्या था। 9 अक्टूबर 1964 की शाम का जो उनकी जो 10 अक्टूबर को जो मृत्यु हो जाती है, जो एक रहस्यमय मृत्यु कही जाती है। अभी भी जो बहुत सारे जो ऐसी मृत्यु हैं जो रहस्यमय है, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया कि रियलिटी क्या थी। तो गुरुदत्त साहब की जब मृत्यु हो जाती है उससे पहले मैं आपको लेके चलूँगा उनके स्टोरी पे कि गुरुदत्त साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी देवानंद जी से मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों ये कहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे को फिल्म में सपोर्ट करेंगे, अगर तुम डायरेक्टर बनोगे तो मैं तुम्हारी फिल्म करूँगा, अगर तुम फिल्म बनाना तो मुझे रोल दे देना। इस तरीके से दोनों में दोस्ती होती है। पहली फिल्म उनकी आती है 1951 में बाजी। बाजी फिल्म देवानंद की फिल्म है और वो फिल्म काफ़ी सुपरहिट होती है और उसके बाद जो गुरुदत्त का जो नाम है फिल्म इंडस्ट्री में वो चल जाता है। 1951 में बाजी में ही जो गाना है वो गीता दत्त का, तो गीता दत्त उस फिल्म में गाना गाती हैं और इसी बीच में गुरुदत्त की नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती है। लगभग 2 साल तक दोनों के बीच में अच्छी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और 1953 में घर वालों के खिलाफ जाकर के वो शादी कर लेते हैं। हालांकि गुरुदत्त की कहा जाता है कि इससे पहले भी एक बार बचपन में भी शादी हो चुकी थी और एक और शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने ये शादी कर लेते हैं 1953 में, 1953 में। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, काफ़ी अच्छे से चल रहा था और उसके बाद वो उनकी और फिल्में आती हैं। 1954 में आर पार आती है। आर पार फिल्म में वो हीरो का रोल करते हैं। बहुत अच्छी मूवी है। 1954 की आर पार के गाने काफ़ी सुपरहिट हुए थे। उसके बाद एक फिल्म आती है सीआईडी, जिसमें देवानंद का कोई रोल तो नहीं था, लेकिन उस फिल्म के अंदर वहीदा रहमान को एक साइड रोल मिला हुआ था। और 1957 में जब गुरुदत्त साहब प्यासा फिल्म बना रहे थे, हालांकि प्यासा के पीछे भी एक स्टोरी है कि उस फिल्म को वो डायरेक्ट करना चाहते थे, हीरो बनना नहीं चाहते थे। हीरो वो दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने मना कर दिया। तब दिलीप कुमार के मना करने के बाद गुरुदत्त साहब ने कहा कि नहीं, इस फिल्म को मैं ही कर लूँगा। और वो उनकी कालजयी फिल्म है। प्यासा फिल्म जो है वो कालजयी फिल्म मैं कह सकता हूँ गुरुदत्त साहब का। तो उस फिल्म के अंदर जब वहीदा रहमान को जो भी रोल उनको ऑफर होता है, तो उसके बाद दोनों में जो नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। उससे पहले 1953 में इनकी शादी भी हो चुकी थी, इनके 2 बेटे और 1 बेटी भी थी। और 1957 में जब फिल्म प्यासा आती है तो फिर प्यासा फिल्म भी सुपरहिट होती है, नेम ऑफ फेम बढ़ जाता है। और इसी दौरान इनका जो अपना घर का जो स्थिति रहता है, घर का जो पारिवारिक माहौल रहता है, उसमें कुछ खराबी आने लगती है। उसके पीछे 2-3 कारण हो जाते हैं कि जो गीता दत्त जो गायिका थी वो बहुत बड़ी, लेकिन ऐसा आ गया था कि स्थिति ऐसी आ गई थी कि उस समय में फिर लता मंगेशकर और आशा भोसले का जो समय वो एरा चलना शुरू हो गया था। तो पुराने जो गायिकाएं थीं, शमशाद बेगम, गीता दत्त, इन सबको थोड़ा सा काम मध्यम हो गया था। ऊपर से गुरुदत्त साहब ने क्या किया, शादी तो कर ली थी, लेकिन प्यासा फिल्म के बाद वहीदा रहमान के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई, अफेयर हो गया और जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो हो गया। तो इस तरीके से गीता दत्त का जो है प्रोफेशनल कैरियर इधर ख़त्म हो रहा था, इधर अपना परिवार का जो स्थिति था वो भी खराब हो गया था, क्योंकि उनको जो काम मिलना इंडस्ट्री में थोड़ा कम हो गया था।
अब वहीदा रहमान और गुरुदत्त के बीच में जब नज़दीकियां बढ़ती हैं तो गुरुदत्त उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें 3 साल के लिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कि हम मेरी ही फिल्म में काम करोगी। लेकिन किसी वजह से या फिर जब ये हो जाता है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान का जो अफेयर का चर्चा जब बाहर तक जाता है तो वहीदा रहमान उससे किनारा कर लेती हैं। ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं और धीरे धीरे करके वो उनसे अलग हो जाती हैं। अब गुरुदत्त की स्थिति ये हो जाती है कि पत्नी से भी अलगाव चल रहा है, अब प्रेमिका से भी अलगाव चल रहा है। इस परिस्थिति में भी फिर वो एक अपनी कालजयी फिल्म 1959 में बनाते हैं कागज के फूल, जिस पर पिछले साल उनको ट्रिब्यूट देने के लिए फिल्म आई थी चुप। गुरुदत्त साहब को ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी पिछले साल चुप, मैंने देखी भी, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका मैं। तो उसके अंदर में वो जो गुरुदत्त साहब जो कागज के फूल बनाते हैं, सभी लोगों ने उनको मना किया कि ये फिल्म आप मत बनाइए, अब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने एक अपनी ही कहानी बतलाई हुई थी कि एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर फिल्म बनाता है, फिल्म बनाते समय उसकी पत्नी बच्चे अलग रहते हैं, हीरोइन के साथ वो प्रेम में पड़ जाता है और इस तरीके से लास्ट में ना तो पत्नी ही मिलती है ना ही हीरोइन ही मिलती है। तो ये कागज के फूल की कहानी थी और लोगों ने उनको मना भी किया। लेकिन गुरुदत्त साहब के बारे में कहा जाता था कि वो जिस चीज़ के लिए ठान लेते थे तो करके ही दम लेते थे। तो 1959 में उन्होंने कागज के फूल बनाई फिल्म। कहा जाता है कि वो ऐसी फिल्म थी जो बहुत ही अच्छी थी, लोग समझ ही नहीं पाए। इसी कागज के फूल को लेकर के ही पिछले साल जो एक चुप फिल्म आई थी, तो उसके अंदर में भी यही बात बतलाई गई है कि जो फिल्म इतनी अच्छी थी लेकिन समीक्षक लोग, श्रोता लोग उस फिल्म को समझ नहीं पाए और फिल्म एक तरीके से कह सकते हैं कि डिजास्टर एक वर्ड होता है, फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती है तो वो स्थिति हो गई। और गुरुदत्त साहब की जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमरा जाती है, यानी कि उनका अपना बंगला होता है जो है उनको बेचना पड़ जाता है, फिर वो रेंट के घर में रहने लगते हैं। रेंट पे वो पैडर रोड मुंबई में रहने लगते हैं अपने नौकर रतन के साथ। अब स्थिति ये आ गई कि ना तो वहीदा रहमान साथ में है ना ही पत्नी साथ में। पत्नी की भी जब ज़्यादा हो जाता है तो अपने तीनों बच्चों को लेकर के वो अलग शिफ्ट हो जाती है गीता दत्त। और इस तरीके से गुरुदत्त साहब के जीवन में विषाद आ जाता है, टेंशन आ जाता है, तनाव आ जाता है। और तनाव का जो सहारा होता है हर जगह, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में अधिक, तो वो शराब का सेवन करने लगते हैं, शराब ज़्यादा पीने लगते हैं। उसके बाद उनको मेडिकल में प्रॉब्लम ये आती है कि उनको नींद नहीं आती, तो फिर वो पिल्स, जो स्लीपिंग पिल्स होती है, वो लेना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से 1959 में फिल्म आती है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। उसके अंदर उन्होंने अपनी ही कहानी बतलाई, लोग पहले मना करते रह गए, फिर भी बनाई और फिल्म वो बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। तो हालांकि उस फिल्म के अंदर गाना गाया था गीता दत्त ने, गीता दत्त का गाया हुआ गाना उस फिल्म में था, जबकि उस समय में दोनों अलग अलग रह रहे थे। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ये जो गाना है काफ़ी दुख भरा गाना है और कहा जाता है कि गीता दत्त ने अपने जीवन का भी दुख इस गाने के अंदर में डाल के गाना गाया था। इस तरीके से वहीदा रहमान भी अब अलग हो जाती हैं और गुरुदत्त जो है वो अकेले रहने लगते हैं, शराब के सेवन करने लगते हैं। लेकिन अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वो जो है फिल्में अपनी बना रहे होते हैं। उसके बाद 1959 के बाद भी काफ़ी फिल्में आई। 1962 में उनकी साहबी भी और गुलाम भी आई। और जिस समय की ये बात है जो मैं आपको बतला रहा हूँ, 9 अक्टूबर 1964 की शाम को रियल में क्या हुआ, तो गुरुदत्त साहब एक फिल्म बना रहे थे, बहारें फिर भी आएंगी। उस फिल्म के अंदर उनका खुद का रोल था और फिल्म में ये था कि उसमें हीरोइन को लास्ट में मर जाना होता है, तो इसी पर कुछ काम चल रहा था। और पटकथा निर्देशक थे अबरार अलवी और वो उनके मित्र भी थे, बहुत अच्छे मित्र थे। रोज़ शाम के समय आते थे, बैठ के बातचीत करके चले जाते थे। तो उस दिन की जो बात है 9 अक्टूबर 1964 को, उस शाम में उनके साथ बात कर रहे थे, कोई एक और आए हुए थे, उनके साथ भी बात कर रहे थे और वो बतला रहे थे कि फिल्म के अंदर ऐसा ऐसा ये सीक्वेंस है, ये है, बाहर फिल्म भी आएंगी के बारे में सारा बात चल रहा था। लेकिन अबरार अलवी बार बार देख रहे थे कि गुरुदत्त बार बार अंदर रूम में जाते हैं और टेंशन से चेहरा भरा हुआ था, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा 3-4 बार हुआ। अब बार बार वो लगातार शराब पी रहे थे, विस्की पी रहे थे। उनका जो नौकर जो रतन था उसने भी यही बतलाया है। और इस तरीके से लगभग कहा जाता है कि अबरार अलवी और भी बहुत सारी जो बुक्स में भी दिया है किसी ने कि अबरार अलवी वहाँ पर मौजूद थे और वो लगभग रात के 1:30 बजे रात में वो निकलते हैं वहाँ से। वो बोलते हैं आप खाना खा लो, तो गुरुदत्त कहते हैं कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा।
उसके बाद वो फिर अपने नौकर रतन को बोलते हैं कि शराब और लाओ, तो फिर रतन भी मना कर देता है। इस बीच में गीता दत्त को वो फ़ोन लगा रहे थे बार बार। वो कह रहे थे कि बच्चों को भेज दो शाम से ही, मतलब 5-6 बजे शाम से ही वो बार बार बोल रहे थे कि बच्चों को भेज दो, मुझे अपनी बिटिया का मुंह देखना है, मुझे बिटिया को देखना है। और वो चूंकि वो गीता दत्त बोल रही थी कि अब रात हो गई, अब आज तो नहीं होगा, कल देखते हैं। इस तरीके से दोनों में बातचीत चलते चलते उन्होंने उनको एक तरीके से धमकी भी दे दी कि अगर बच्चे को लेकर नहीं आओगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। हालांकि दोनों में पहले से ही झगड़ा चलता रहता था, ऐसी कोई नई बात तो थी नहीं, तो गीता दत्त उसको इग्नोर कर देती है। बात आती है 1:30 बजे के बाद अबरार अलवी अपने घर पे चले जाते हैं अपनी मोटर से, और रतन को भी लगता है कि साहब खा के अपना सो रहे हैं। सुबह 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं और दरवाज़ा नहीं खुलता। और फिर रतन फ़ोन करता है उनको, गीता दत्त को। गीता दत्त पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो कहती हैं कि वो बोलती हैं कि मैं तुरंत आ रही हूँ। और इतने में फिर वो बोलते हैं दरवाज़ा तोड़ दो। और जब दरवाज़ा टूटता है तो अंदर देखा जाता है कि गुरुदत्त अपने पलंग पर लेटे हुए हैं। शराब की बोतल है, कुछ नींद की गोलियां भी वहाँ पे रखी हुई थी। अबरार अलवी पहुँचते हैं, देवानंद पहुँचते हैं, राज कपूर पहुँचते हैं, वहीदा रहमान पहुँचते हैं, चेतन आनंद, सभी लोग वहाँ पे एकदम से पहुँचने लगते हैं। और अबरार अलवी उसके बाद एक बात का खुलासा करते हैं कि वो जब आपस में बातचीत हुआ करती थी तो गुरुदत्त उनसे पूछा करते थे कि मरने का क्या क्या तरीका होता है। हालांकि वो मजाक में बतला दिया करते थे कि किसी भी चीज़ को अगर पाउडर बना के खा लिया जाए, मतलब स्लीपिंग पिल्स को, तो ऐसी मतलब स्लीपिंग पिल्स अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो अब उसके बाद ये पता चलता है कि गुरुदत्त साहब ने शराब के अंदर जो स्लीपिंग पिल्स होता है उसको घोल करके पिया था। अब ये बात आज तक पता नहीं चल पाई कि ये एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, यानी कि उन्होंने जानबूझ करके ही इतनी सारी गोली खा ली या फिर एक्सीडेंटली उनको शराब में वो गोली मिल गई और वो जहर चढ़ गया। यानी कि अभी तक डॉक्टर भी ये बात बतला नहीं पाया कि ये क्या है, क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी है कि उन्होंने शराब के अंदर स्लीपिंग पिल तो उनके शरीर में पाया गया, लेकिन वो स्लीपिंग पिल ज़्यादा उन्होंने अपने मन से लिया या शराब के नशे में लिया, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि उनके बेटे तरुण दत्त ने, एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा, उन्होंने ज़रूर ये बतलाया था कि उनके पिताजी ने धमकी ज़रूर वो दे दिया करते थे, इससे पहले भी धमकी दिए थे और कुछ उन्होंने ऐसा काम किया भी था, लेकिन फिर भी वो मेंटली स्ट्रांग थे। और अगले ही दिन बहारें फिर भी आएंगी के सेट पे उनको जाना था, बहुत सारे लोगों से मिलना था, तो किसी भी प्रकार का सुसाइड का ये मामला नहीं बनता है। हालांकि ये ईश्वर ही जानता है कि उनके साथ रियल में क्या हुआ। कुछ लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन जहाँ तक लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि वो टेंशन में शराब पीते गए, स्लीपिंग पिल से ज़्यादा ले लिया। अगले दिन हालांकि उनको सेट पे जाना था, काम करना था, तो वो क्या होता है कभी कभी स्लीपिंग पिल से जब शराब के अंदर मिल के जब कोई पी लेता है तो वो जहर का काम करती है, तो वो एक तरीके से जहर उनके अंदर फैल गया। अब इस तरीके से उसके बाद की बात ये है कि उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा शौक में आ गई। उनको बाद में काम मिलना भी बंद हो गया, क्योंकि उस समय फिर लता मंगेशकर जी का और आशा भोसले जी का जो है एरा आ गया था, उनके गाने चलने लगे थे। परिस्थिति ये हो गई कि वो भी सदमे में आ गई। सदमे में आने का उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया जो गुरुदत्त साहब करते थे, यानी कि उन्होंने भी शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। और ठीक 10 साल के बाद, लगभग उनकी भी लगभग वही 41-42 साल की उम्र रही होगी, उनको भी लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से एक जो बहुत बड़ा स्टार, उसके घर के अंदर में कुछ किस्मत भी कह सकते हैं कि ऐसा किस्मत का ऐसा लेख था कि उनका घर बिखर गया। गुरुदत्त साहब आज अगर होते तो 1925 के 98 ईयर के होते, या कम से कम जैसे सभी लोग जिए उतना अगर जी जाते तो वो कम से कम बहुत उनका और नेम और फेम होता, क्योंकि इतनी कम फिल्में हैं। प्यासा फिल्म एक ऐसी फिल्म है, ये कालजयी है, जिसको आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसी फिल्में बनाने वाले को क्या स्टोरी है, और स्टोरी से लेके एक्टिंग भी ऐसा लगता है। गाने भी उनकी फिल्मों के काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनकी जो कुंडली मैंने जो रिसर्च करी, तो रिसर्च करने के बाद काफ़ी एक साउथ इंडिया से मुझे एक इनका बर्थ डिटेल मिला। तो उस बर्थ डिटेल पे अगर हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि आप जितना आप समझ पाए, इसमें एक तो है कि जो
एक से अधिक अफेयर योग बना हुआ है। शुक्र और मंगल की यहाँ पर में युति है, यानी कि अमंगल का प्रभाव चंद्रमा पर और लग्नेश पर पड़ने से शराबी योग बना देता है। तलाक योग या फिर एकाधिक विवाह योग लगा हुआ है। दाम्पत्य का विघ्न का या सप्तम भाव पर में सभी वक्री ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है। पुत्री योग बना हुआ है। और सबसे बड़ा बात जो है वो बना हुआ है एक्सीडेंट योग। एक्सीडेंट योग होता है ये 12th हाउस और लग्न का जो स्वामी होता है, अगर उनके साथ में युति हो जाए या फिर इनकी अगर ये राहु केतु के साथ हो जाए तो ये सारा चीज इसमें आप देख सकते हैं। अष्टम भाव स्त्री राशि में घर के अंदर मृत्यु का योग है। 2 और 8 का स्वामी जो है वो राहु के साथ है। ये भी एक एक्सीडेंटल या दुर्मरण योग देता है। तो इस तरीके से अगर इसमें कुछ निकाला जाए तो निकल ही जाता है। और इनकी कुंडली के अंदर में ये चीज़ें एक कह सकते हैं कि कुछ किस्मत में यही था कि केवल 39 साल की उम्र में उन्होंने वो कर लिया जो लोग लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से गुरुदत्त साहब का जो है 9 अक्टूबर 1964 की शाम से लेकर के अगले दिन 10 अक्टूबर 1964 में उनकी जो जीवन की जो लीला है वो समाप्त हो जाती है। मित्रों, गुरुदत्त साहब के बारे में मैंने बनाया चूँकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ और कल उनका डेथ एनिवर्सरी भी है। और चूँकि किस्मत कनेक्शन की बात है तो किस्मत में भी देखा गया कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो कुंडली के अंदर में भी बहुत कुछ निकल के आ जाते हैं। और आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।